बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स जो हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स के अंदर जैसे इंटरनेशनली ये ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, तो उसमें पहला है फ्री ट्रेड एरियाज़, फिर है कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियंस। ये मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं उसमें नंबर वन जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया, FTA से हम कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया। तो फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है? फ्री ट्रेड एरिया के अंदर जनाब पहला पॉइंट ये है कि नो restriction on movement of goods and services between countries. Between countries का मतलब ये है between member countries, between member countries। इसका मतलब ये है कि अगर कोई से दो मुल्कों के अंदर या बहुत सारे ममालिक के अंदर फ्री ट्रेड एरिया का एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना के अंदर फ्री ट्रेड एरिया का एग्रीमेंट हो जाता है, ये एक्चुअली ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना। तो अगर पाकिस्तान और चाइना के अंदर ये ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है या होता है, तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान और चाइना के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, पाकिस्तान और चाइना के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मूव करेंगी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी उसके ऊपर कोई नो रिस्ट्रिक्शन मीन्स कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। आप आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज मेंबर कंट्रीज़ के अंदर मूव कर सकती हैं एक मुल्क से दूसरे, अगर लेकिन उनके लिए उसके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने एग्रीमेंट किया हो, और उस एग्रीमेंट का नाम क्या होगा? फ्री ट्रेड एरिया बनेगा वो। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। तो उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि मेंबर कंट्रीज जो उस FTA के मेंबर कंट्रीज होंगे, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान और चाइना के अंदर अगर FTA होता है और है भी, तो मेंबर कंट्रीज कैन impose their own restriction on non-member countries। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान है और चाइना है, इन दोनों का अगर आपस में FTA हो जाता है, यानी फ्री ट्रेड एरिया का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये दोनों तो मेंबर कंट्रीज बन गए इसके। अब अगर इनके दरमियान आपस में तो गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी और जाएंगी और बगैर किसी रुकावट के आई जाएंगी, कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई टैक्स, कोई टैरिफ, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनको FTA के अंदर ये होता है कि ये इम्पोज कर सकते हैं अपना और अपनी रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन मेंबर कंट्रीज। यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ट्रेड करता है इंडिया के साथ और चाइना भी करता है इंडिया के साथ, तो इंडिया तो FTA का मेंबर नहीं है ना, पाकिस्तान और चाइना का FTA हुआ है ना, फ्री ट्रेड एरिया पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, ये नॉन मेंबर कहलाएगा। ये दोनों मेंबर कंट्रीज कहलाएंगे, ये नॉन मेंबर है, तो ये क्या है? नॉन मेंबर है।
तो ये दोनों क्या हैं, ये मेंबर्स हैं। तो मेंबर कंट्रीज को अब ये कहा गया है कि वो अपनी मर्जी की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं नॉन मेंबर के ऊपर। मतलब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ लगा देता है और चाइना इसके ऊपर जो है वो 12% लगा देता है। तो ये इनकी अपनी मर्जी है। यानी जो जो नॉन मेंबर कंट्रीज पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना, रिस्ट्रिक्शन मीन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, वो अपनी मर्जी से लगाएंगे। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 जो है उसको हम कहते हैं कस्टम यूनियन। नंबर 2 इज कस्टम यूनियन। ये एक और एग्रीमेंट है जो कि हम पढ़ रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो पहला मैंने आपको बताया कि दो मुल्कों के अंदर या दो से ज्यादा मुल्कों के अंदर भी हो सकता है, तो जिनके अंदर होगा वो मेंबर कंट्रीज बन जाएंगे। तो अब कस्टम यूनियन के अंदर क्या होता है? कस्टम यूनियन के अंदर जनाब देखते हैं क्या होता है। कस्टम यूनियन के अंदर पहली कंडीशन तो यही है, क्या भला, नंबर 1 कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट्स on movement of goods and services between member countries। तो ये तो वही है। अच्छा, लेकिन जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर तो ये था ना कि मेंबर कंट्रीज कैन इम्पोज देयर ओन रिस्ट्रिक्शन, अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे नॉन मेंबर के ऊपर। लेकिन इसके अंदर ये है कि यहाँ पर क्या होगा कि कॉमन जो है वो आप एक्सटर्नल टैरिफ लगाएंगे। यानी इसके अंदर क्या है कि देयर आर कॉमन एक्सटर्नल tariffs applying to imports from non-member countries। अब जरा नोटिस कीजिए ये कि पहली कंडीशन तो वही वाली है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया वाली थी। फ्री ट्रेड एरिया वाली पहली कंडीशन है ये वाली, ठीक है, कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। और दूसरी यहाँ पे ये कंडीशन थी फ्री ट्रेड एरिया के अंदर कि मेंबर कंट्रीज नॉन मेंबर कंट्रीज के ऊपर अपनी मर्जी से टैक्स लगा लें। लेकिन यहाँ पर कस्टम यूनियन में ये होगा कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगेगा किन के ऊपर? नॉन मेंबर कंट्रीज के ऊपर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉमन कस्टम यूनियन होगी तो फिर कस्टम यूनियन अगर बन जाती है पाकिस्तान और चाइना के अंदर, पाकिस्तान और चाइना के अंदर क्या बन जाती है? कस्टम यूनियन बन जाती है। तो इनकी आपस में तो गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से आ जा सकती हैं और ये दोनों मेंबर कंट्रीज हैं। लेकिन इंडिया के ऊपर अगर बात करें तो इंडिया नॉन मेंबर है, तो पाकिस्तान जो है इसको चीज़ें बेच रहा है या ख़रीद रहा है। इस तरह इंडिया, चाइना भी जो है इंडिया से खरीद रहा है या बेच रहा है। तो ये इनके ऊपर जब पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा इंडिया से या चाइना इंपोर्ट करेगा तो अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाएंगे। यानी अगर 5% पे एग्रीमेंट हुआ है तो ये भी 5% लगाएगा, ये भी 5% लगाएगा। लेकिन फ्री ट्रेड एरिया के अंदर ऐसा नहीं था, उसमें कहा था कि देयर ओन रिस्ट्रिक्शन, अपनी मर्जी से इंपोज कर लें।
इम्पोज कर सकते हैं नॉन मेंबर के ऊपर, लेकिन कस्टम यूनियन के अंदर नॉन मेंबर कंट्रीज के ऊपर कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, ये दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम कहते हैं कॉमन मार्केट्स। कॉमन मार्केट्स कॉमन मार्केट्स जी। तो कॉमन मार्केट्स में जनाब पहली कंडीशन इसमें भी वही है जो ये वाली थी, इसकी भी यही थी, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है। क्या भला कि नो रिस्ट्रिक्शन, नो restriction in movement of goods and services between countries। पहली वही है। दूसरी जो है वो ये वाली है, यानी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ अप्लाई टू नॉन मेंबर कंट्रीज। ये वही बात है जो हमने यहाँ पे की थी, ये वाली कस्टम यूनियन की दूसरी कंडीशन और कॉमन मार्केट की दूसरी कंडीशन। यानी ये कह लीजिए कि कस्टम यूनियन की दोनों कंडीशन कॉमन मार्केट में शामिल है, ये वाली भी और ये वाली। देखें ये दोनों वही हैं, लेकिन तीसरी एक और इसमें शामिल, नहीं कस्टम यूनियन ही कॉमन मार्केट बन रही है। दो कंडीशन तो वही हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन एक और आ गई है इसके अंदर, और वो ये है कि फ्री इसमें मार्केट होगी इन ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तीन बातें अगर पूरी होती हैं तो इसे हम कॉमन मार्केट कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये है जी, तीन मैंने आपको ट्रेड एग्रीमेंट्स बता दिए। एक मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड एरिया, दूसरा मैंने आपको बताया कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन भी बताई, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, और आखिरी जो इसमें आ रही है वो है इकोनॉमिक यूनियन। लास्ट जो आ रही है वो क्या है, वो है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन। तो ये चार बन गए, तीन मैंने आपको बता दिए हैं। पहला ये, दूसरा कस्टम यूनियन, और तीसरा क्या है कॉमन मार्केट। चौथा मैं आपको बुक में से बता देता हूँ। इसको हम इकोनॉमिक यूनियन या मॉनेटरी यूनियन भी कहते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हार्मोनाइज करना, यानी एक जैसा करना, और जैसे फाइनेंशियल रेगुलेशंस और हर एक का अपना एक सेंट्रल बैंक बना लेना इनका अपना, और करेंसी एक कर लेना, तो ये इकोनॉमिक यूनियन बनती है। तो ये हो गए जी चार। अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये इसका तारुफ मैंने पहले भी दिया आपको कि सबसे पहले ये आईटीओ थी 1945 में। आईटीओ को ना बन सकी तो उसकी जगह पे गैट बना, तो गैट भी ख़त्म करके फिर इसकी जगह पे डब्ल्यूटीओ बनी थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यही लिखा हुआ है। ये 1995 जनवरी 1 1995 जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड ये ख़त्म करके, यानी इसको ख़त्म किया गया और इसकी जगह पे डब्ल्यूटीओ बनाई गई।
और इसका मकसद क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? इसका मकसद है कि फ्री ट्रेड की जाए, यानी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया जाए और ड्रॉप किया जाए, टैरिफ को ख़त्म किया जाए और इससे दुनिया में ट्रेड में इजाफा हो, प्रोटेक्शनिज्म ख़त्म की जाए। जो आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट कहते हैं ना, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट, IIA, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट, ये कहते हैं हम नहीं मानते, ये WTO वाले नहीं मानते इसको। कहते हैं ये तो आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया की चीज़ों पे जब आप टैक्स लगाते हैं तो ये नुकसानदेह चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इसके बाद नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक यूनियन, सॉरी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है वो आपके सामने है कि उसके अंदर तकरीबन 27 कंट्रीज शामिल हैं यूरोप के। और ये इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो ज़रा गलत लग रही मुझे, 1957 में नहीं बनी थी ये ज़रा चेक कर लीजिएगा आप। अच्छा, अब यूरोपियन यूनियन जो है ये कॉमन मार्केट भी है जो ऊपर हम पढ़ के आए अभी, और इनका आपस में फ्री ट्रेड एरिया का एग्रीमेंट भी है और कस्टम यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन का अपना एक सेंट्रल बैंक है जिसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहते हैं, और इनकी एक सिंगल करेंसी भी है जिसको यूरो कहते हैं, ये यूरो का साइन है। और इसके बाद जो ये यूरोपियन यूनियन ये क्या करती है, ये जनाब कोशिश करती है कि सेंट्रल बैंक जो है ये पहले भी हमने बताया था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, फॉरेन एक्सचेंज के ऑपरेशंस करता है, फॉरेन रिजर्व्स रखता है यूरो जोन के कंट्रीज का, और इनकी पेमेंट सिस्टम को बेहतर करता है। इसके अलावा जनाब आगे चलें तो कॉमिसा है, कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका। इसमें 19 कंट्रीज शामिल हैं और इनकी जो कंबाइंड जीडीपी बनती है वो तकरीबन 360 बिलियन है, और इनकी जो कंबाइंड पॉपुलेशन बनती है ये 19 मुल्क हैं इसके अंदर, जो कि 400 मिलियन से ज़्यादा है। और इनके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके ये नाम है आपके सामने, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं, ये 19 कंट्रीज़ के नाम लिखे गए हैं। ये 1992 में बनी थी।